हाई लव यू ऑल आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज बेसिकली हम उस पार्ट में खड़े हैं जहां से मैं हमेशा अपने फिजिकल क्लास की शुरुआत करता हूं, लेकिन ये पार्ट मैंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया था क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं। तो आप जान के चलें कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कह सकते हैं कि मनी मार्केट के ऊपर जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशन निगरानी आपके इंडिया में रखती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, लेकिन हर एक फैक्ट जो मैं बोल रहा हूं वो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए किसी भी टॉपिक को समझना और उसे याद रखना है। तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली 3 पार्ट में तोड़ के हम पढ़ेंगे। पहली पार्ट, जिस पार्ट में आज हम खड़े हैं, वो आपकी बेसिक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी, जहां पे बेसिक फैक्ट हम देखेंगे कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने कब किया, कहां किया, कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन पे हमने किया, कितने करोड़ रुपए के लागत से हमने किया, कैपिटल ट्रांसफर हमने या हेडक्वार्टर ट्रांसफर हमने कब किया, रीजनल ऑफिसेज कितने हैं या फिर उसके कितने आपके फॉरेन ऑफिसेज हैं, है ना, उसकी सिंबल क्या है, फिनेंशियल ईयर की शुरुआत कब होती है, पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, प्रेजेंट गवर्नर, प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर कौन है। तो ये बेसिक फैक्ट पे हम देखने की कोशिश इस पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसकी फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। उतनी ही बात बताया जाएगा जितना आपके एग्जामिनेशन के ओरिएंटेशन में आता है ना, कि फंक्शन वो क्या करती है। और थर्ड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपके इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वांटिटेटिव टूल्स की बात, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर से लेके एमएसएफ तक की बात आपके साथ हम करेंगे। शुरुआत करते हैं आपकी बेसिक ऑफ आरबीआई क्लास। इस बेसिक ऑफ आरबीआई में आप ये जानें कि इस आरबीआई में क्या क्या आपको जानना है। तो आपको ये जानना है कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने कब किया, एस्टैब्लिशमेंट हमने अगर किया तो कहाँ पे किया, कहाँ पे किया तो क्या वो कोई एक्ट था जिसके एक्ट के अनुशंसा के आलोक में हमने किया, आज के डेट में हेडक्वार्टर कहाँ है ना, कैपिटल या फिर आप ये कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर ट्रांसफर हमने कब किया, नेशनलाइजेशन की बात आपसे पूछी जाए तो नेशनलाइजेशन आपको जानना पड़ेगा, है ना, गवर्नर कौन है, पहले कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर की बात यहाँ पे जाने, फर्स्ट इंडियन की बात आपको यहाँ पे जाननी पड़ेगी कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे। फिर हम बात करेंगे 25वें गवर्नर जो प्रेजेंट गवर्नर आपके पास हैं, दैट इज प्रेजेंट गवर्नर की बात हम करेंगे। क्लियर? तो ऐसे ही करके हम आगे बढ़ेंगे। फॉरेन ऑफिसेस की बात हम करेंगे कि आरबीआई के इंडिया के छोड़ के क्या कोई दूसरे देश में भी इसकी फॉरेन ब्रांचेज हैं, आपके इंडिया के अलावा कौन से अदर कंट्री के आपके इस बैंकर्स बैंक के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, फिनेंशियल ईयर की शुरुआत कब होती है ना, जैसे हर एक बैंक का फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होता है, वैसे ही आरबीआई की फिनेंशियल ईयर की शुरुआत कब होती है। सिंबल की हम बात करें कि इसके सिंबल जो आप देखते होंगे कि आरबीआई को, तो उसका सिंबल भी है, तो क्या है ना। ऐसे ही करके हम बढ़ेंगे और बेसिक कम से कम 20 फैक्ट देखने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, आरबीआई जो बैंकर्स बैंक है आपके इंडिया में मनी मार्केट को कंट्रोल करती है। जितने भी बैंक हो आपके इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक, नेशनलाइज बैंक, पीएसबी बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, आरआरबी हो, डेवलपमेंट बैंक हो, है ना, आपकी कौन सी तो बैंक नहीं भी है और फिर भी वो फिनेंशियल डीलिंग करती है, दैट इज फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज एनबीएफसी। तो इन सब का निगरानी रखने का काम आरबीआई करती है। इस आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने आरबीआई के एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, और वो एक्ट कौन से ईयर का है तो 1934 का है। तो हमने आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट, आरबीआई की एक्ट 1934 के अनुशंसा के आलोक में कहाँ पे किया तो कोलकाता में किया, क्योंकि उस समय क्या था, तो उस समय दिल्ली आपके केंद्र में नहीं था, आज़ादी हमें नहीं मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि कोलकाता में ही पूरा उसका जाल बिछा हुआ था, तो कोलकाता ही मेन फोकस पॉइंट में था। बाद में फिर हमने कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर किया, बट एस्टैब्लिशमेंट की बात पूछी जाए तो हमेशा कोलकाता वुड बी द राइट आंसर। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुशंसा के आलोक में कोलकाता में कितने रुपए के लागत से किया, तो यहाँ पे आप ये भी जाने कि उस समय आरबीआई के पास जो पेड अप कैपिटल थे वो कितनी थी, 5 करोड़। आज तो एक बैंक खोलने के लिए, एक प्राइवेट बैंक अगर आपको ओपन करना है
तो you required minimum capital of 500 crore, whereas if you want to open any a smaller payment bank, the minimum capital required is 100 crore. whereas जिस समय आरबीआई को एस्टैब्लिशमेंट हमने किया उस समय आरबीआई की खुद की जो जमा पूंजी पेड अप कैपिटल थी वो 5 करोड़ थी। चलो ये सब तो हो गए, तो हमने आखिर किया कब? तो हमने आपके फिनेंशियल ईयर की पहली दिन, जो बैंकों की फिनेंशियल ईयर है, हम आरबीआई की फिनेंशियल ईयर पे नहीं है, है ना। हमने इस फिनेंशियल ईयर के पहले दिन 1 अप्रैल 1935 में हमने किया है। क्लियर? कमिटी थी यहां पे, तो आप जाने कि आखिर कौन सी कमिटी थी जिस कमिटी के अनुशंसा के आलोक में आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ा। जिस समय आरबीआई नहीं थी उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली ये निगरानी वाला काम करती थी, है ना। बट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद आरबीआई आई, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हमने कुछ दिनों के पहले के वाले वीडियो में देखा था कि बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1955। क्लियर? तो कमिटी आप जाने उस कमिटी का नाम क्या था? कमिटी का नाम था यंग हिल्टन कमिटी। यंग और हिल्टन कमिटी, बहुत जगह आप पढ़ेंगे तो आपको रॉयल कमीशन भी देखने को मिलेगा। तो रॉयल कमीशन इज ऑल्सो द राइट आंसर, वेयरएज यंग एंड हिल्टन कमिटी इज ऑल्सो द राइट आंसर। बट आज के दिन में जो आरबीआई की हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में नहीं है, क्योंकि हमने आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट के 2 सालों के बाद आरबीआई की हेडक्वार्टर को हमने क्या किया, तो आपकी फिनेंशियल कैपिटल में डाल दिए, और ये फिनेंशियल कैपिटल कहाँ है इंडिया का? दैट इज मुंबई। तो प्रेजेंट हेडक्वार्टर पूछा जाए मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट प्लेस पूछा जाए कोलकाता, पेड अप कैपिटल पूछा जाए 5 करोड़, प्रेजेंट हेडक्वार्टर पूछा जाए मुंबई, कैपिटल या हेडक्वार्टर ट्रांसफर पूछा जाए 1937, एस्टैब्लिशमेंट डेट पूछा जाए 1 अप्रैल 1935, कमिटी यंग और हिल्टन। अभी ये तो बात हो गई कि हमने एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, लेकिन क्या जिस समय हमने एस्टैब्लिशमेंट किया था उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई आधार, कोई संरचना, ढांचा था? आंसर इज नो। अगर नो है इट मीन्स हमें इसका राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट के बाद उसका अगर गवर्नमेंट से रिलेशन होता है, मतलब गवर्नमेंट उसमें अपना पैसा लगाती है मोर देन 51%, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। तो यहां भी आरबीआई को आजादी के बाद सरकार ने अपने हवाले लिया, और ये जो नेशनलाइजेशन है ये हमने कब किया? तो साल के पहले दिन में किया, 1 जनवरी को किया। बट आजादी के 2 सालों के बाद हमने किया है 1 जनवरी 1949। क्लियर? अभी जिस समय हमने आरबीआई बनाया उस समय कोई ना कोई तो गवर्नर बनाया होगा हमने, है ना। जैसे अभी 25वें गवर्नर आपके शक्तिकांत दास काम कर रहे हैं, वैसे ही जिस समय हमने आरबीआई फॉर्म किया इन द ईयर 1935 हमने पहला गवर्नर बनाया। पहला गवर्नर कौन सा थे? नाम था ओ स्मिथ, है ना, SMITH, है ना। ओ का फुल फॉर्म है OBSORNE, ऑब्सर्न स्मिथ है बेसिकली। आप ओ स्मिथ भी याद रखते हैं तो चलेगा। इस ओ स्मिथ के बाद जेम्स टेलर आए थे, है ना, TAOILOR, जेम्स टेलर आए थे। और जो, लेकिन ये नाम देखने से लग रहा है कि ये नाम इंडियन तो नहीं लग रहा है। स्मिथ लग रहा है कि चलो बाहर का ही होगा, मतलब ब्रिटेन का ही होगा। जेम्स टेलर भी लग रहा है कि ये भी इंडिया का नहीं होगा। तो ये जो गवर्नर हमने बनाया, ये गवर्नर पहले और दूसरे जो हमने सीरियली लिखा है कि फर्स्ट गवर्नर वाज ऑब्सर्न स्मिथ एंड सेकंड वाज जेम्स टेलर, ये दोनों भारतीय मूल के नहीं थे। हमने 1943, देखिए ये जो ऑब्सर्न स्मिथ साहब है, ये 1935 चूंकि हमारा एस्टैब्लिशमेंट ईयर था, से लेके 1937 तक आपके गवर्नर आपके आरबीआई के थे। 1937 से 1943 तक आपके जेम्स टेलर आपके क्या थे? तो गवर्नर थे। फिर 1943 में आपके एक व्यक्ति आए, उस व्यक्ति का नाम था CD देशमुख, और यही वो देशमुख साहब हैं जो नाम से लग रहा है कि चलो देशमुख है इसका मतलब भारतीय तो होगा। तो आपसे पूछा जाए वो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आंसर इज CD देशमुख। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब तक आपके क्वेश्चन में इंडियन गवर्नर ना जोड़ा जाए तब तक आपकी आंसर ऑजम स्मिथ होगी, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछा जाए CD देशमुख, जो सीरियली में कितने थे? तो 3rd गवर्नर थे। लेकिन ये पहला, दूसरा, तीसरा क्रमांक जब चलता आ रहा है तो आज के डेट में हम 25वें क्रमांक तक पहुंच गए हैं, और एक शक्तिशाली व्यक्ति क्या है? तो
आपका गवर्नर है, नाम है शक्तिकांत दास। बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है कि शक्तिकांत दास हम लिख देते हैं, इसका आंसर मैंने बोला है शक्तिशाली है। शक्तिशाली इन द सेंस कि आप सिर्फ वर्ड में ही शक्तिशाली देखिए, है ना, ऐसा नहीं कि कद काठी में आपको शक्तिशाली दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बट आप याद रखें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिशाली है, तो एटलीस्ट शक्ति से आपको शक्तिकांत दास तो याद हो जाएगा। और जब भी शक्तिकांत दास याद करें तो उसके तालिका के साथ याद करें, ही इज द 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो आई होप इतनी बातें जो हमने लिखी हैं वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है। श्री देशमुख इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 25th रैंकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन साहब जब ये गवर्नर बने तो ये गवर्नर साहब क्या बोलते हैं कि हमको हेल्प करने के लिए मेरे अंदर 4 छोटे भाई दो। तो 4 छोटे भाई भी हमने उन्हें सौंप दिए, जिनको हमने बोला क्या, तो डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिप्टी गवर्नर। तो इस डिप्टी गवर्नर पे हम बाद में आएंगे, पहले इन चीज़ों को हम देख लेते हैं जो हमने लिखा है अपने बोर्ड पे कि आरबीआई की इंडिया को छोड़ के एकमात्र शहर, एकमात्र देश में फॉरेन ब्रांच है, और उस जगह का नाम क्या है, तो लंदन। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। तो आरबीआई की इंडिया में तो होल एंड सोल है। इंडिया में क्या होल एंड सोल है, तो रीजनल ऑफिसेस भी हैं, हमें यहाँ पर नहीं लिखा है। जैसे आपकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है, वैसे ही 19 रीजनल ऑफिस हैं, 19 रीजनल ऑफिस है ना। जैसे नागपुर में हो गया या पुणे में हो गया, या हर एक स्टेट आप कह सकते हैं, हर एक स्टेट के कैपिटल में है। हर एक स्टेट बोलेंगे तो यहाँ पे 28 होना चाहिए। फिर से आप यहाँ पे जान लें कि भारत में 29 स्टेट्स नहीं हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर बिकम द यूनियन टेरिटरी दिस ईयर ओनली। तो स्टेट कितने हैं, 28 ही हैं। तो 28 स्टेट के कैपिटल में तो नहीं है, क्योंकि फिर 28 होना पड़ता है ना। तो अभी कितने हैं, रीजनल ऑफिस 19 है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई है। क्लियर? इंडिया के छोड़ के कहाँ पे ब्रांच है उसकी, तो लंदन में, ब्रिटेन में है। लेकिन आपके इस इंडिया के अलावा 3 अलग अलग कंट्रियों के क्या किया है उसने, तो एपेक्स बैंक के रूप में काम किया है। 3 बात करूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, है ना। क्योंकि पाकिस्तान 1935 में भारत का पार्ट था, 1947 में अलग हुआ। बांग्लादेश भारत का पार्ट था, बर्मा भारत का पार्ट है, जिसका नया नाम म्यांमार है। तो आपसे पूछा जाए कि ए पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, कितने और अलग कंट्री के एपेक्स रूप में आरबीआई ने काम किया है, तो दीज 3 वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों भारत का पार्ट था। अलग अलग ईयर में हमसे ये क्या हुआ है, तो अलग हुआ है। नेक्स्ट आप जाने कि फिनेंशियल ईयर की शुरुआत, जैसे हर एक बैंकों के फिनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, सिमिलरली आरबीआई के फिनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से नहीं होती है ना। क्योंकि हर एक बैंक अपने फिनेंशियल ईयर को क्या करता है, मतलब क्लोजिंग करता है 31 मार्च को। फिर ये डेटा आरबीआई के पास जाता है, और आरबीआई भी अपना फिनेंशियल ईयर उसी समय क्लोज करने लगे, तो फिर वो बैलेंस शीट तो आएगा नहीं, या फिर उसके ऊपर कोई मॉनिटर तो होगी नहीं। इस कारण से आरबीआई की फिनेंशियल ईयर की शुरुआत अप्रैल में ना होके जुलाई में होती है। आप बोलेंगे कि सर एस्टैब्लिशमेंट तो हमने 1 अप्रैल को किया, यस करेक्ट, बट फिनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 जुलाई से होती है। मतलब 30 जून को आरबीआई का क्लोजिंग होता है, 1 अप्रैल टू 1 जुलाई टू 30 जून। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, सिंबल की बात करें तो आप जाने कि जब भी आरबीआई के फोटो को आप देखेंगे तो आपको एक पेड़ का चित्र दिखेगा और एक जानवर का चित्र दिखेगा। वो पेड़ कौन सा है, वो पेड़ आपका पाम का है, और वो जानवर, वो एनिमल टाइगर है ना। इतने फैक्ट मुझे लगता है बेसिक फैक्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखने होने चाहिए, है ना, कि फिनेंशियल ईयर कब, सिंबल कब, नेशनलाइजेशन कब, कंट्री कब, कमिटी कब, पेड अप कैपिटल, प्लेस, रीजनल ऑफिस, गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर, सारी फैक्ट। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक चीज आपको अभी तक नहीं बताया है, दैट इज डिप्टी गवर्नर। जैसे मैंने बोला कि गवर्नर बोला कि मुझे काम करने के लिए 4 छोटे भाई चाहिए, तो 4 छोटे भाई ही होते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज आरबीआई का जो बोर्ड ऑफ मेंबर है वो 20 मेंबर 20 एपेक्स अथॉरिटी पे चलता है। एक गवर्नर हो गए, गवर्नर के नीचे डिप्टी गवर्नर होते हैं, फिर 14 बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं। तो ऐसे करके आरबीआई की पूरी संरचना चलती है।
गवर्नर आपने जान लिया शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर का नाम मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं। तो हमेशा और हमेशा 4 होंगे, ये आरबीआई के गाइडलाइन में लिखा हुआ है। बट आज के डेट में, आज कितना तारीख है, तो आप कहेंगे सर हम कौन से मंथ में खड़े हैं, तो हम जुलाई में खड़े हैं। क्लियर। इस जुलाई 2020 के डेट में 4 में से सिर्फ 3 ही क्या है तो काम कर रहे हैं, चौथा पद हमारा वैकेंट है। जब ये आएगा तो मैं आपको फिर से एक बार करंट अपडेट्स के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको मैं अपडेट कर दूं। 4 में से एक नहीं है, तो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 3 डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन कौन सा है, तो नाम है B.P. कानुंगो, बीपी कानुंगो। दूसरा कौन है, दूसरा है आपका M.K. महेश कुमार जैन, है ना, M.K. जैन। और तीसरे जो नए आए हैं उनका नाम है M.D. पात्रा। तो देयर आर 3 डिप्टी गवर्नर आउट ऑफ 4 which is at present working as deputy governor of RBI, that is BP कानुंगो, महेश कुमार जैन और MD पात्रा। तो इतनी बात मैं बेसिक में आपके साथ करूंगा। एक बार 2 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको रिवाइज कर दूं कि मैंने बताया क्या है। मैंने बताया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरी डिटेल, कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने आरबीआई के एक्ट 1934 के आलोक में 5 करोड़ की लागत से यंग और हिल्टन कमेटी या रॉयल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 को किया। 2 सालों के बाद हमने इस हेडक्वार्टर को, है ना, कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया इन द ईयर 1937, whereas RBI was nationalized on 1 January 1949। हेडक्वार्टर आज के डेट में मुंबई में है। Along with headquarter there are 19 regional offices across India। इंडिया को छोड़ के आपके इस आरबीआई ने 3 अलग अलग देशों के एपेक्स बैंकों के रूप में भी काम किया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। इंडिया को छोड़ के एक फॉरेन ब्रांच भी आपकी आरबीआई की आज के दिन में सक्रिय है, एक्टिव है, और वो लंदन, ब्रिटेन में है। आरबीआई में 20 ग्रुप ऑफ मेंबर का बोर्ड ऑफ मेंबर होता है जो आरबीआई को चलाने का काम एपेक्स मैनेजमेंट के रूप में हम जानते हैं। उसमें पहला होता है गवर्नर, और ये गवर्नर कितने साल के लिए आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गवर्नर का जो ड्यूरेशन होता है, जो टेन्योर होता है काम करने का, जैसे प्रेसिडेंट का 5 साल, प्राइम मिनिस्टर का 5 साल, वैसे ही इस गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4 इयर्स का होता है। तो एट प्रेजेंट 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इस 4 में से 3 ही आज के डेट में एक्टिव हैं। फर्स्ट इज बीपी कानुंगो, नेक्स्ट इज महेश कुमार जैन एंड थर्ड इज MD पात्रा। पहले गवर्नर ऑसम स्मिथ थे, दूसरे जेम्स टेलर थे, और तीसरे भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर थे, नाम था CD देशमुख। पाम और टाइगर इज द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिनेंशियल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम आरबीआई के फंक्शन को जानेंगे कि आरबीआई कौन सा काम करती है, और वो काम जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने इसे समझा है और आप रिटेन भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।